लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो गैसियस स्टेट का ये लास्ट टॉपिक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस? मैं इसे लिक्विफिकेशन बोलूंगा, लेकिन अगर आप स्पेलिंग बुक्स में देखेंगे तो FA है, ठीक है। आदत पड़ी हुई है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलने की ना, वहीं से आदत पड़ी है लिक्विफिकेशन बोलने की, बट इट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो बेसिकली एंड्रयूज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कर्व बनाया है विच इज टर्म्ड एज एंड्रयूज कर्व। तो एंड्रयू ने क्या देखा गैस को लिक्विफाई करने के लिए? इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया या एक्सपेरिमेंट किया आइसोथर्म, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। वी ऑल नोज गैसेस के लिए बॉयल्स लॉ ये ऐसा होता था, ये ग्राफ ऐसे आते थे। तो एंड्रयू ने भी ये चीज ट्राई की, ऑब्वियसली उसका ग्राफ ये ऐसा आ रहा था। मतलब उन्होंने इस कंटेनर में गैस ली हुई है और इस कंटेनर का उन्हें प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है। इन्होंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और प्रेशर बढ़ाते गए। जैसे ही प्रेशर बढ़ाते गए तो ऑब्वियसली गैस कंडेंस होती गई, वॉल्यूम कम होता गया, लेकिन गैस गैस ही रही, ठीक है। तो एंड्रयू ने ये एक्सपेरिमेंट किया, प्रेशर बढ़ाया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर और गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश की। क्या कंसेप्ट था पीछे बेटा? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट? आप गैसेस को जब आप कंडेंस करते हो ना, तो वो लिक्विड में चेंज होता है, बट बोथ आर नोन एज फ्लूइड्स। दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में फ्लो करने की एबिलिटी होती है। तो बेसिकली लिक्विड स्टेट क्या है, अगर आप थोड़ा और सोच के देखोगे ना डीप में, क्या है लिक्विड स्टेट? तो गैस की एक वेरी कंडेंस फॉर्म है लिक्विड स्टेट। गैसेस को बहुत ज्यादा कंडेंस कर दें और एक दूसरे में फोर्स डेवलप होते जाएं या एक स्ट्रॉन्ग फोर्स में आने लगे, तो वो वाली फॉर्म लिक्विड है। और ऑब्वियसली लिक्विड में फ्लोइंग की कैपेसिटी है तो फ्लूइड कहलाती है। तो लिक्विड स्टेट इज नथिंग, इट इज अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, ये कह सकते हैं। बट स्टिल दोनों में अंतर है। तो ये कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होगी, इसे हम जूल थॉमसन इफेक्ट से भी देख सकते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट भी थोड़ा बहुत अभी हम आपको बताएंगे, बट जो मेन थिंग थी वो ये एंड्रयू कर्व है। नाउ द पॉइंट इज दिस, इन्होंने सबसे पहले CO2 गैस के लिए पढ़ाई शुरू की, बेल शेप कर्व बनाया। कैसे बेटा? CO2 गैस इन्होंने सपोज 31 पॉइंट या पहले इन्होंने 48 डिग्री पे कर्व बनाया, ठीक है। और 48 डिग्री का जो कर्व आ रहा था वो बिल्कुल बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा था। और अगर बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आइसोथर्म आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तभी बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है। टेम्परेचर कम किया इन्होंने, 31.1 किया, तब भी कर्व आ गया। गैस लिक्विड होने का नाम ही नहीं ले रही। अब 31.1 से सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे किया, 30.98, और जैसे ही 30.98 मतलब हार्डली 0.02 और वट एवर द वैल्यूज इन्होंने चेंज की, सिर्फ इतना टेम्परेचर कम किया तो इन्हें इस टेम्परेचर के ग्राफ में इस पॉइंट पे लिक्विड बनता हुआ दिखा। और इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट, इस पॉइंट का वॉल्यूम देख लिया गया, इस पॉइंट का टेम्परेचर देख लिया गया, ठीक है। लेट आई ग्रुप दिस आउट, ठीक है, इसे डिलीट कर दूं, ठीक है। नाउ इन्होंने ये 30.98 पे, मतलब इस टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, यानी प्रेशर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज होगा। तो बेसिकली यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं इधर की ओर मूव कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रेशर, ये प्रेशर एक्सेस है, ये प्रेशर बढ़ेगा और ये वॉल्यूम एक्सेस, इधर से इधर वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर हम पीछे आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा। और इस एक पॉइंट पे 30.98 टेम्परेचर पे, इस पॉइंट पे गैस लिक्विड में चेंज हो गई। प्रैक्टिकली ये कंटेनर, इसमें अंदर गैस, बाहर पिस्टन लगा है, ये गैस के पार्टिकल, और जब इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया एट दिस टेम्परेचर तो यहां इन्हें लिक्विड बनता हुआ दिख गया। गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। और ये वाला पॉइंट विच इज द हाईएस्ट, मतलब
इसके ऊपर टेम्परेचर कुछ ले लीजिए, चाहे सिर्फ 2 या 3 डिग्री बढ़ा के ले लीजिए, लेकिन गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी, जितना चाहे प्रेशर अप्लाई करो। एंड दिस टेम्परेचर, ये जो आया है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज TC। इसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। मैं ये नहीं कह रहा इस टेम्परेचर पे किसी भी प्रेशर पे गैस लिक्विफाई हो गई ना, यहां आके गैस लिक्विफाई हुई है, मतलब इस प्रेशर पे हुई है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी एक प्रेशर होगा जिस पे गैस लिक्विफाई होगी, ऑब्वियसली दैट इज टर्म्ड एज PC, क्रिटिकल प्रेशर। एंड उस समय का एक वॉल्यूम भी होगा विच इज नोन एज VC, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स कहलाते हैं, PC, VC एंड TC। PC, VC, TC, ये 3 कांस्टेंट्स कहलाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। एंड व्हाट आर क्रिटिकल मीन्स स्टैंड्स फॉर, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू। तो यहां मेन है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्यों बेटा? ये वाला जो प्रेशर है, ये तो इस ग्राफ में भी आएगा कभी ना कभी, इस ग्राफ में भी आएगा कभी ना कभी, तो ये प्रेशर तो सभी में आ रहा है। ऐसे ही ये वॉल्यूम यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ सकता है, बट हमें यहाँ पे कौन सा देखना है जिसपे वो लिक्विड में चेंज हो गया हो। तो फिर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय हाईएस्ट टेम्परेचर? हाईएस्ट कहने का क्या मतलब है आपका? यानी अगर आप सपोज दैट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे यही ग्राफ ड्रॉ करते, 20, 25, 30, 30.98, तब तक तो आपको लिक्विड होती हुई दिखेगी। लेकिन 30.98 के बाद अगर आपने और हाई टेम्परेचर में लिक्विड करने की कोशिश की, तो ये गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन ऑलवेज इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर कहलाया क्रिटिकल टेम्परेचर। इस समय 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम के लिए आपको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी कितनी, तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम एट क्रिटिकल कंडीशंस इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, और उस 1 मोल ऑफ गैस का जो भी प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा। सो एक बार फिर से इस चीज को हम आगे करते हैं। नाउ अगेन बेटा, ये ग्राफ था, पहले इन्होंने ग्राफ P और V में ड्रॉ किया, और P और V में जो ग्राफ था उसमें गैस कहीं भी लिक्विफाई नहीं हुई। दीज आर आइसोथर्म्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइसोथर्म्स? ये आइसोथर्म क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें, और ये बॉयल्स लॉ बेसिकली फॉलो कर रहा है। इसके बाद इन्होंने और ड्रॉ किए कर्व, ऐसे ही कर्व आए, लिक्विड में चेंज नहीं हुई। बट सडनली एक ग्राफ इन्हें ऐसा मिला जिसमें CO2 लिक्विड में चेंज हो गई, एंड दिस ग्राफ इज एट 30.98। ठीक है, और इससे बस थोड़ी सी वैल्यू ऊपर जब इन्होंने की थी, तब इन्हें लिक्विड में चेंज होता हुआ वो नहीं दिख रहा था। एंड अगेन इससे नीचे के टेम्परेचर में फिर ग्राफ बनाए, और सरप्राइजिंगली इनको नीचे के टेम्परेचर में बेल शेप कर्व मिले। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बेल शेप कर्व मिले? ये आपको ध्यान से देखना है, ये भी एनसीईआरटी से भी दिखाएंगे कि सपोज ये 15 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये गैस थी, यहां पे आए तो इस पॉइंट पे लिक्विड बन गया, इस पॉइंट पे लिक्विड की ड्रॉप दिखी, एक ड्रॉप, मतलब गैस जो थी वो नाउ कंडेंसिंग, चेंजिंग इनटू लिक्विड। इसके बाद इन्होंने जो भी एनर्जी लगाई, उस समय उस एनर्जी ने सारी की सारी गैस को काहे में चेंज कर दिया? लिक्विड में, विदाउट चेंजिंग द प्रेशर। मतलब आप बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन उस समय गैसियस वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, और गैसियस वॉल्यूम काहे में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। तो जितनी भी गैस थी वो सारी की सारी लिक्विड में चेंज हो गई। तो यहां तक आते आते लिक्विड रहा, और इसके बाद ये लिक्विड और धीरे धीरे कंडेंस होगा। ये ग्राफ एकदम स्टीप आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीप ग्राफ? मीनिंग ऑफ स्टीप ग्राफ है कि वॉल्यूम में तो सिर्फ इतना सा चेंज हुआ और प्रेशर में इतना चेंज करना पड़ा। स्टीप ग्राफ का मतलब क्या है कि जब हम प्रेशर में इतना ज्यादा चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में इतू सा चेंज हुआ। इतू सा चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ये लिक्विड बन चुका है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। इस बेल शेप के, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं और मार्कर भी मोटा करते हैं। इस बेल शेप के अगर हम बेटा दिस साइड, राइट हैंड साइड हुआ ना आपका, अगर हम इधर जाएं तो ये सारा का सारा बेसिकली क्या है? गैस।
दिस फेज इज गैसियस फेज, यहां हम इन्हें कहेंगे ये गैस है। और अगर मैं कहूं इस फेज में क्या है भैया, ये जो बीच में है ये क्या है, दिस वन, ये क्या है? तो बेटा यहां पे दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। कौन दोनों हैं? गैस भी है और लिक्विड भी है। यहां कौन दोनों है? गैस एंड लिक्विड, दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं, इक्विलिब्रियम में है गैस एंड लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे गैस भी है और लिक्विड भी है। अब थोड़ा बहुत दिखा होगा गैस एंड लिक्विड। और यहाँ पे अगर इसके तीसरे तरफ की हम बात करें, जिसको हमने इससे पेंट करने की कोशिश की है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो इधर का पोर्शन है बेसिकली, जहां स्टीप लाइंस आएंगी, यहाँ पे सॉलिड मत कह देना यार कोई भी है, सारे किए कराए पे पानी फेर दो। तो यहाँ पे प्योर लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। अरे यार तुम आओ, यहाँ पे क्या है बच्चों? लिक्विड है। ठीक है, तो ये वाली चीज बेसिकली लिक्विड फॉर्म है। ओके, ये है आपका लिक्विड, ये है गैस, और ये गैस और लिक्विड दोनों है। इज इट क्लियर? फिर से चेक करिए एक बारी, यहां चेक करते हैं, यहां चेक करने में मजा आएगा। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ग्राफ दिख रहा हो। ठीक है, और इधर ये हो नहीं रहा, नहीं तो मैं इसे और इधर ले आता। चलिए एक बारी कोशिश तो करूंगा ही। ठीक है, कोशिश कामयाब होगी, नहीं होगी, होगी होगी, नाउ चलिए नाउ बेटा, काफी कुछ हमारे को शायद ग्राफ मिल चुका है। थोड़ा सा अगर ये कंसेंट्रेट हो जाए, थोड़ा सा, इससे ज्यादा नहीं है। ये वॉल्यूम एक्सिस ऊपर, दिस वन। देखिए इन्होंने ये ग्राफ दिखाया है, और थोड़ा सा मुझे कंसेंट्रेट चाहिए होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर है 50 डिग्री। 50 डिग्री पे जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये बेसिकली प्योर बॉयल्स लॉ फॉलो करती हुई है, यानी ये टुवर्ड्स आइडियल है, या ये कहना चाहते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, और बेसिकली लो प्रेशर है यहाँ पे, तो ये आइडियल की तरफ थी, हाई टेम्परेचर। फिर इन्होंने 31.1 पे भी एक ग्राफ बनाया है। 31.1 का ग्राफ ग्रीन लाइन से शो है, लेकिन ये वाला ग्रीन लाइन वाला ग्राफ कहीं पे भी लिक्विफाई में चेंज नहीं हुआ। मतलब ये 31.1 डिग्री का जो एक्सपेरिमेंट था और जो 50 डिग्री का एक्सपेरिमेंट था, ऑलमोस्ट सेम थे। बट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला ग्राफ जब आप अपनी बुक में देखेंगे क्लोजली, तो ये आपको परफेक्ट बॉयल्स लॉ जैसा दिखेगा, जबकि ये वाला ग्राफ उतना अच्छा बॉयल्स लॉ फॉलो होता हुआ नहीं दिखेगा। दैट मीन्स वो जो रेक्टेंगुलर पैराबोल हाइपरबोल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, यानी डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस दिखेगा। और जैसे ही टेम्परेचर ये 30.98 पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एफ पॉइंट है, अगर आपको दिख रहा हो, यहां ये गैस है, इस समय का वॉल्यूम है V1, और एफ पॉइंट से ये आगे मूव किया है, एफ पॉइंट तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि मैं तो उसके नीचे की बात कर रहा हूं, 30.98, तो ये ई पॉइंट तक आया, यहां से ये ब्लू लाइन ई पॉइंट पे आई, और इस ई पॉइंट पे ये लिक्विड में चेंज हो गया, और उस समय का वॉल्यूम है VC। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, बस वो देखना है आपको, V1 से VC चेंज हुआ। नाउ इस पॉइंट के बाद ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद लाइन एकदम स्टीप जा रही है, एकदम स्टीप। व्हाट इज दिस मीन्स? दिस मीन्स कि आप प्रेशर तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। द रीजन, इस पॉइंट पे गैस लिक्विफाई हो चुकी थी, और लिक्विड होने की वजह से जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड भी कंप्रेस होता है, बट इतना नहीं जितनी गैसेस होती हैं, और विद रिस्पेक्ट टू गैसेस तो नेग्लिजिबल कंप्रेस है। तो यहां पे ये बाद आपको बहुत प्रेशर लगाने पे स्लाइटली चेंज इन वॉल्यूम दिख रहा है। नाउ अब जरा इस पॉइंट को देख लेते हैं, दैट इज द पॉइंट ए। ये जो पिंक कलर की लाइन है अगर आपको दिख रही हो, तो यहां से बी पॉइंट तक ये गैस ही रहा। बी पॉइंट पे आने के बाद फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड दिखी, यानी CO2 लिक्विड में चेंज होता हुआ दिख गया इन्हें। बी पॉइंट पे ही, इस बी पॉइंट पे ही इन्होंने प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रेशर बढ़ा ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि बाहर से जो भी ये फोर्स लगा रहे थे, वो सिर्फ वॉल्यूम को कम कर रहा था। और वॉल्यूम कम कैसे हो रहा था?
गैसेस यहाँ पे पहली ड्रॉप लिक्विड की बनी, लेकिन यहाँ लिक्विड और गैस दोनों थी। जैसे आगे आते गए इस पॉइंट पे सारी की सारी गैस काहे में चेंज हो गई, लिक्विड में। तो इस पॉइंट पे ऑल द गैस कंडेंस्ड इनटू लिक्विड, इस पॉइंट पे गैस सारी खत्म हो गई। और इसके बीच में जो ये नेवी स्काई ब्लू हिस्सा दिख रहा है, इसमें गैस और लिक्विड का मिक्सचर मिला। एंड इसके आगे फिर वही बात, ये लिक्विड बन चुका है, लिक्विड में बहुत हाई प्रेशर लगाएं तो वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज होता है, और प्रेशर इतना ज्यादा लगाने पे। सिमिलरली अगले ग्राफ देखिए, जो स्काई ब्लू कलर या ये वाले पर्पल कलर की लाइन से दिख रहा है आपको, वट एवर दिस लाइट ब्लू, ठीक है, दिस वन। तो ये ग्राफ पूरा का पूरा जब इन्होंने ड्रॉ किया, इट टर्न आउट टू बी बेल शेप। और बेटा इस पॉइंट को, या ये प्रेशर इसका CO2 के लिए जो 73 एटमॉस्फेयर दिख रहा है यहाँ पे, ये क्रिटिकल प्रेशर हो गया। वॉट एवर द वॉल्यूम कम्स, ये क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया, और ये वाला टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। नाउ अब आपको क्या याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है बच्चों, वो ये है, आई होप सो ग्राफ आपको क्लियर हो गया, ठीक है, आई होप सो ग्राफ क्लियर है। तो ग्राफ अगर आपसे कोई कहे ड्रॉ करें, तो आपको ये वाले वर्ड्स थोड़े बहुत तो समझ में आने चाहिए, ठीक है। दिस एंड, ठीक, ऑलमोस्ट ऐसी लाइन ये। तो ये फेजेस अब आपको समझ में आनी चाहिए कि ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, दिस इज क्रिटिकल वॉल्यूम, दिस इज क्रिटिकल प्रेशर, एंड दिस ग्राफ ये जिस टेम्परेचर पे है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो पहले तीन वर्ड्स तो आपको क्लियर होने चाहिए, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके, सेकंड, अब इसका लॉजिक पार्ट पे आते हैं बेटा हम। लॉजिक पार्ट क्या है वो देखिए। वेरी गुड संजना, थैंक यू। तो लॉजिक पार्ट बेटा, इसमें एसी ऑन, ठीक है बेटा। सपोज इन्होंने दो गैसेस दे रखी हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर आपको गिवन है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर लेट सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, विच गैस हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, किस गैस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। या नाम दे दिए, एक गैस आपके लिए लेट सपोज CO2 है, मतलब इसका पिछले ग्राफ से या ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक CO2 है और एक NH3 है। तो ये कौन सा वैल्यू CO2 के लिए, कौन सी वैल्यू NH3 की। तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, रुक जाओ बच्चों, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ना आपको पहले क्रिटिकल फंडामेंटल दिमाग में ले जाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल फंडामेंटल, ठीक है। क्या है बेटा क्रिटिकल फंडामेंटल बच्चों? अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इट सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है, इट सिग्निफाइज कि उतने हाई टेम्परेचर तक वो लिक्विड में बदली जा सकती है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर इज द दैट हाईएस्ट टेम्परेचर up to which we can convert a gas into liquid by applying pressure। और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो दैट मींस अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, तो हाई लेवल, दैट मींस हाई टेम्परेचर तक लिक्विड में रहेगा, और अगर वो हाई टेम्परेचर तक लिक्विड में रहेगा, इट मींस उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है। सोच के देखिए, ये वाली गैस ए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड में है, ठीक है, हाईएस्ट, और ये वाली गैस 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड में है, ठीक है। यानी अगर मैं लेट सपोज एक जनरल टेम्परेचर ले रहा हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कौन गैस में कौन लिक्विड है, मतलब कौन लिक्विड हो सकता है और कौन लिक्विड हो ही नहीं सकता, गैस ही रहेगा। तो अगर ए गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 15 है, तो 15 के ऊपर कभी भी ये लिक्विड नहीं होगा। तो ये 20 पे गारंटेड ए वाली चीज गैस रहेगी। और क्योंकि बी 45 डिग्री तक लिक्विड में चेंज हो सकता है, वेरी गुड, तो 45 तक लिक्विड में चेंज हो सकता है, तो 20 पे ये लिक्विड है। और अगर बी लिक्विड है, ए गैस है, इसका मतलब बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। अरे भाई, जिसमें फोर्स ज्यादा है वही तो लिक्विड में चेंज होगा। तो बी अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है,
तो इसका मतलब बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। अगेन कम टू दिस पॉइंट 15 डिग्री 45 डिग्री, तो एक शॉर्टकट या डायरेक्ट पॉइंट क्या आ गया बेटा बच्चों, डायरेक्ट पॉइंट आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IMF। व्हाट इज IMF? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जिसके भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं उस चीज का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी आप जानते हो बच्चों कि एक है आपका जैसे दैट इज कॉल्ड एज पोलर, एक नॉन पोलर। तो अगर कोई चीज पोलर है और दूसरी चीज नॉन पोलर है, आई होप सो आपको पता है, पोलर मतलब चार्जेस आना, नॉन पोलर न्यूट्रल चीजें, तो फोर्स किसका ज्यादा होगा बेटा? फोर्स पोलर का ज्यादा होगा क्योंकि चार्जेस हैं। और अगर बच्चे फोर्स पोलर का है तो इंटरमोलिकुलर पोलर का ज्यादा होगा और इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर भी पोलर का ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो अपने दिमाग में ये रखिएगा कि मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर दैट मींस इट हैज मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और अगर कंपैरिजन दो चीजों में एक पोलर एक नॉन पोलर, देन पोलर सब्सटेंसेस हैज मोर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पहले अगर आपको क्लियर हो तब मैं दूसरा वर्ड बोलूंगा। पहले क्रिटिकल टेम्परेचर पे सब बच्चे बता दीजिए, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर आपको समझ में आया? 1 और 2 स्टार्ट। बेटा फैन ही ऑन कर लो, अगर वो नहीं, ये रखा तो है रिमोट आपके सामने, मारो जल्दी से ऑन कर। यस, निकल क्लियर, वेदई क्लियर, दो बच्चों को तो चलो समझ में आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर, बाकी अभी सोच रहे हैं। अभिषी क्लियर? अच्छा पोलर नॉन पोलर दोबारा बता देता हूँ, अभी बता रहा हूँ। विजय वसीन एंड दिस वन अभी बता रहा हूँ बेटा, अक्षत और विजय। और कोई डाउट? ठीक है, वैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप चिंता ना करें बेटा। ये देखिए जो हम चीज आपको समझा रहे हैं वो क्या है? वेरी गुड बेटा। ये हम समझाना चाह रहे हैं कि ये एक गैस है CO2 और एक गैस है अमोनिया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस, विच कैन लिक्विफाई इजिली? कौन सी जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगी? तो एक दिमाग में पहले से कंसेप्ट रखिए, लिक्विड में वो चीजें चेंज होती हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके, वही तो लिक्विड में जाएंगे। जो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, एक दूसरे का शक्ल देखने को तैयार नहीं, दूर भाग रहे हैं, वो लिक्विड में चेंज नहीं होते। तो ये अब आपको नजर रखनी पड़ेगी, इसीलिए कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये लीनियर होता था और लीनियर में इसके डाइपोल्स दोनों तरफ कैंसिल हो जाते थे, और अगर ये डाइपोल कैंसिल हो गए तो ये हो गई नॉन पोलर गैस। और ये अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज था लेकिन लोन पेयर था और बेंच ज्योमेट्री थी, इसलिए इसमें चार्जेस आए। और सबसे बड़ी बात अगर याद आ जाए, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ाया है, फोन में होते हैं। फोन कहने का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ी है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है बेसिकली ये पोलर है। पोलर का मतलब इसमें चार्जेस हैं, चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो विच गैस हैज मोर क्रिटिकल टेम्परेचर? वो गैस में क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। और जैसा भी आपने पूछा पोलर और नॉन पोलर की बात, तो जो भी बेटा पोलर होगा उसमें चार्जेस होंगे, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, नाउ ये आपसे फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा। ये एक क्वेश्चन है, एक है SO3 गैस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो इजी पूछ रहा हूं, बहुत इजी। एक SO3 गैस, एक H2 गैस, which will liquefy easily and why? बहुत सिंपल, एक SO3 गैस और एक SO2 सॉरी H2 गैस, which will liquefy easily and why? आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन या लिक्विफैक्शन। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उतना लिक्विफिकेशन ज्यादा। वेरी गुड विजय, सही आंसर है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले डिपेंड करते हैं कि किस चीज के ज्यादा होंगे, पोलर के। किससे ज्यादा होंगे? नॉन पोलर के।
और अगर नॉन पोलर दोनों आए, बेटा रीजन गलत है आपका संजना, अगर नॉन पोलर दोनों आए तो नॉन पोलर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करते हैं मोलर मास पे। तो जिसका मोलर मास या साइज बड़ा होता है, मोलर मास एंड साइज पे, तो जिसका मोलर मास या साइज ज्यादा होगा उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो ये वाले जरा 4 पॉइंट आपकी कॉपी में हो तो अच्छा रहेगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। क्यों? क्योंकि जितनी ईज ज्यादा होगी उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बेसिकली पोलर के लिए ज्यादा होते हैं, नॉन पोलर के लिए कम। और बाई चांस दो नॉन पोलर आ जाएं तो आप उनके मोलर मास देखेंगे या साइज देखेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं वंडरवॉल फोर्सेस में इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसका जल्दी आता है। तो जो भी नॉन पोलर होते हैं उसमें जो हैवी होते हैं उनका ज्यादा आता है, या कह लें जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो डिफॉर्म ज्यादा हो जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं, नहीं याद आएगा तो दोबारा बता दूंगा, लेकिन हम पढ़ चुके हैं। नाउ इसका आंसर फिर बता रहा हूं बेटा, SO3 भी नॉन पोलर है। कई बच्चों ने इसका आंसर पोलर लिख के दिया है, मैं बोला नहीं। और H2 भी नॉन पोलर है। SO3 प्लेन ट्रायंगुलर शेप है बेटा, प्लेन ट्रायंगुलर में एक दूसरे को सब कैंसिल कर रहे हैं इसलिए नॉन पोलर है। H2 भी नॉन पोलर है क्योंकि एक ही बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं, तो दोनों ही नॉन पोलर है, बोथ आर नॉन पोलर। और नॉन पोलर के लिए मैंने अभी आपको ये बात कही है, नॉन पोलर है तो मोलर मास या शेप या साइज देखते हैं। तो बेसिकली दोनों ही नॉन पोलर हैं, लेकिन इसका मोलर मास ऑब्वियसली SO3 का 80 है, बहुत ही ज्यादा है, और H2 का मोलर मास सिर्फ 2 है। तो 80 की वैल्यू बहुत ज्यादा है 2 से, इसलिए तो बोथ आर नॉन पोलर। एक आध बच्चे ने कहा कि हाइड्रोजन नॉन पोलर है और SO3 पोलर है, नहीं बेटा, SO3 भी नॉन पोलर है और हाइड्रोजन भी नॉन। नाउ अगला क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं ये 4 पॉइंट जो लिखे हैं ना इन्हीं पे क्वेश्चन है, तो जरा आराम से सोच के बताइए, ठीक है। ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, xenon and radon, all are noble gases, inert gases. Now again the question is this, which will have more critical temperature? critical temperature का ऑर्डर क्या है, कौन ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रखेगा बताइए। which will have more critical temperature? वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चे। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है, तो यहाँ बेसिकली मास 2 होता है, सॉरी 4 होता है हीलियम में, और ऑब्वियसली ये 20 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जा रहा है। और साइज बढ़ रहा है, साइज एंड मोलर मास आर बेसिकली सेम, और साइज और मोलर मास बढ़ने की वजह से बेटा बिल्कुल सही आंसर है बच्चे आपका भी। तो रेडॉन हैज मोर क्रिटिकल टेम्परेचर, more ease of liquefaction, basically radon is more polar, इन सब में रेडॉन में पोलैरिटी ज्यादा। डन, वेरी नाइस। अच्छा, इन्हीं सब में अगर पूछूं पानी में कौन सी इनर्ट गैस ज्यादा घुलेगी, which has more solubility in water, which has more solubility in water? आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो बेटा, सेम आंसर। क्यों आप लोगों ने ध्यान क्या नहीं दिया, एक दो बच्चों ने आंसर दिया है, उन्होंने सोचा अब उल्टा आंसर ना दे दें पिछली बार से। बेटा सॉलिबिलिटी में आपका एक पॉइंट होता है, पहला डायलॉग आगे से याद रखना बेटा, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसी में घुलता है, पोलर डिसॉल्व इन पोलर। और अभी आपसे ये बुलवा लिया गया है कि ये पोलर ज्यादा है, यही तो आपने बोला अभी, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, यानी पोलैरिटी ज्यादा। तो इसमें चार्जेस ज्यादा है, तभी तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है बेटा। और अगर चार्जेस ज्यादा है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, या चार्जेस हैं तो पोलैरिटी है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। इसलिए हीलियम इज द लीस्ट सॉल्युबल नोबल गैस इन वाटर अमंग नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हीलियम सबसे कम खुलेगी। अब क्लियर है? चलिए और एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको दिया है नॉर्मल पेंटेन, आई होप सो 10th में इतना पढ़ा है। एक वर्ड है नॉर्मल पेंटेन, 5 कार्बन के एल्केन का आइसोमर है,
and other is isopentane and third is neopentane. ठीक है, अरे भैया क्वेश्चन तो होने दो. नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन. नाउ चलिए ये जो कह रहे हैं वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं. इन तीनों में क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा है? सिंपलेस्ट क्वेश्चन, विच हैज मोर क्रिटिकल टेम्परेचर या गिव ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. बताइए बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर क्या आएगा? गिव ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. बेटा बंदरों की आवाज है, टेंशन मत. ओके, टुवर्ड्स नॉर्मल पेंटेन. ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया बेटा. मैंने सीधा कहा विच हैज मोर, तो एक ही वैल्यू बोलिए, तीन तीन क्यों बोल रहे हैं? विच हैज मोर क्रिटिकल. हाँ, जैसे अविशी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है बेटा अविशी, बहुत बढ़िया. लेकिन कुछ बच्चों के आंसर, अरे वेरी गुड, मैक्सिमम का सही है, एक आदमी ने गलत किया है बस. चलिए बेटा, ये होता है नॉर्मल पेंटेन. मैं बता दूं क्योंकि कई बच्चे गलत कर रहे हैं. ये है आइसोपेंटेन, दिस वन इज आइसोपेंटेन एंड दिस वन इज नियोपेंटेन. तो बेटा नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, बिल्कुल सही है विजय बेटा आपका आंसर. रीजन भी सही है. नॉर्मल पेंटेन साफ दिख रहा है, आइसोपेंटेन भी साफ दिखना चाहिए. येलो कलर से लिखा है, साफ दिखेगा ही. और नियो भी साफ दिखेगा. आई होप सो. क्या दिखाना चाह रहे हैं वो आपको दिख गया. सरफेस एरिया, मोलर मास इज सेम, पेंटेन है तीनों, तीनों का मोलर मास सेम है और इसलिए नॉर्मल पेंटेन का एरिया ज्यादा है, साइज बड़ा है. तो विच हैज मोर सरफेस एरिया, मोर पोलैरिटी, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बेसिकली नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है. तो बच्चों ये जरा ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट से भी दे सकते हैं. तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो. तो जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछ के देखते हैं. अब बेटा देखना, ये क्वेश्चन होपफुली आप सबसे आसानी से हो और सभी का सही. ठीक है, मेरी इच्छा है आप सबका सही हो. ठीक है, सेम क्वेश्चन, विच हैज मोर क्रिटिकल टेम्परेचर. वही क्वेश्चन, विच हैज मोर क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है दैट इज, वन इज नॉर्मल ब्यूटेन, वन इज isobutane, and third one is 2-methyl-butane, and fourth is all same. Which has more critical temperature? किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल, आइसो, 2-मिथाइल या सबका सेम? और आंसर आपकी तरफ से अभी तक नहीं आया है. बताइए क्रिटिकल टेम्परेचर. एक बच्चे का आंसर आया है सबका सेम कर दो, काहे पंगा ले रहे हो हैं? तो बेटा मैंने पिछला क्वेश्चन क्यों पढ़ाया तुझे है? ओके ओके बेटा, विजय आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऑप्शन बोलिए, ABC या 1 2 3. अविशी, ठीक है, और कौन क्या कह रहा है? ओके, मानसी ए. अच्छा चलिए मैं अब इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि वेरी गुड, क्या नाम है, वंशिका. नहीं बेटा, थोड़ा सा आप लोग गलत कर रहे हो. अब ये ना क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और यही एग्जाम में ना, जिसे हम जनरल भाषा में कहते हैं ना, जब प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है. फिलहाल 11th में तो नहीं कह सकता आपसे क्योंकि अभी आपका 11th स्टैंडर्ड है बच्चों. बट एक्चुअल में क्या है ना, आप ट्रिक में फंस गए. कहाँ फंस गए बेटा? ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ओके. बेटा ये आइसोब्यूटेन है, ओके, वेरी गुड. बेटा ये है 2-मिथाइल ब्यूटेन. जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा. नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन है, आइसोब्यूटेन में 4 कार्बन है और 2-मिथाइल ब्यूटेन में 5 कार्बन है. दैट मीन्स इसमें 5 कार्बन है. ये हैवी हो गया, ये हैवी हो गया, तो यही आंसर हो गया. अगेन बेटा
फिर से देखिए मैं आपको क्या चीज पीछे दिखाना चाह रहा हूं जिसके लिए बैक किया है। यहां मैंने लिखा क्रिटिकल टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डायरेक्टली है। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, फोर्स है तो लिक्विफाई होगा। फिर लिखा है इंटरमोलिकुलर फोर्स पोलर में ज्यादा है, नॉन पोलर में कम है। अब आपने ये नीचे वाले पे ध्यान नहीं दिया, नीचे में ना मैंने थोड़ा सा गंदा गंदा लिखा है यहाँ पे, मोलर मास एंड साइज, साइज एंड मोलर मास नहीं है। पहले अगर नॉन पोलर हो पहले मोलर मास देखते हैं, वी प्रिफर मोलर मासेस, और अगर सेम मासेस होते हैं तो साइज पे जाते हैं, सरफेस एरिया पे जाते हैं। बेसिकली दिस इज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया है। तो बच्चों यहाँ के क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पिछला वाला है दिस वन, ये पेंटेन, ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन, और पीछे जो लिखा है नॉर्मल आइसोनियो, दीज आर आइसोमर्स। व्हाट आर आइसोमर्स? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज सेम बट डिफरेंट अरेंजमेंट और समथिंग लाइक दिस। तो ये 5 कार्बन, ये भी 5, ये भी 5, मोलर मास सेम। नाउ द वर्ड एरिया हैज इट्स रोल, तो यहाँ एरिया का रोल है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, अब जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, इट इज नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन, आइसोब्यूटेन, इट इज आइसोमर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन, बट इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आईयूपीएसी नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 की चेन, सेकंड में मिथाइल लगा है, दैट मींस टोटल कार्बन आर 5, ठीक है, टोटल कार्बन 5 हो गए। तो इसीलिए तो यही तो हैवी हो गया, तो इट इज नॉट दिस, ठीक है। तो बच्चों क्या चीज ध्यान रखनी है, हमारी हेडिंग है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लेकिन इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो एंड्रयू कर्व से कम बनते हैं। एंड्रयू कर्व आपसे ज्यादा कोई नहीं पूछता, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा पूछ लेते हैं, क्योंकि वही हमारी अगली हेडिंग भी है। जैसे आप देखोगे ना बुक में कंटिन्यूटी में देखोगे एनसीईआरटी में, ये एंड्रयू कर्व चल रहा है और इसका उन्होंने नाटक किया है पूरा, ठीक है। और इसको अगर हम हुआ, ठीक है, इतनी बड़ी एनसीईआरटी, ठीक, तो ये एंड्रयू कर्व आपका चला, ये उसकी कहानी इन्होंने लिखी है। इफ यू हैव एनसीईआरटी उसे पढ़िएगा। और यहां से देखिए ये एंड्रयू कर्व दिस वन आते आते यहाँ इन्होंने एक वर्ड दे दिया वेपर, ठीक है, और वेपर के बाद ये हेडिंग आ गई वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर बेसिकली ये लिक्विड स्टेट स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वो नेक्स्ट हेडिंग पे हमें मूव करना है वेपर प्रेशर पे, इसलिए हाँ ये वाला पॉइंट वैसे कॉमन सेंस है, मैंने बोला नहीं है बच्चों। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा नहीं है कि CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 है, अलग अलग गैसेस का अलग अलग होगा, और जो गैस जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स रखेगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना हाई होगा, वो देर तक लिक्विड में रह सकती है, ठीक है। तो ये आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको दिख जाए तो ये अमोनिया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ये चीजें होती हैं, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 405 है, ठीक है। एंड वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर 647, इससे भी ज्यादा, क्योंकि वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है। एंड CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 304 है, और O2 का 154, N2 हीलियम हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए हीलियम हैज लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर 5.3, क्योंकि हीलियम में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम है, ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है सर ऑक्सीजन का पाउडर फॉर्मेशन, अरे यार क्यों तू ऑक्सीजन को पाउडर बना रहा है, गैस है लिक्विड में चेंज होगी और ज्यादा कूल करेंगे, वेरी कूल, तो सॉलिड में आ सकती है, लेकिन उस स्टेट में उतने टेम्परेचर प्रेशर पे वो स्टेबल नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का पाउडर तुझे खाने को नहीं मिलेगा। ये सोच रहा है जैसे प्रोटीन का पाउडर मिल जाता ना, खा के सेहत बना लेते हैं जिम में, ऑक्सीजन का पाउडर खा ले, खाएगा क्या, रहने दे। अनसेंट क्वेश्चन पूछ रही है सर स्कूल वालों ने पूछा था। अब उनसे कहा कि काम की चीजें भी पढ़ा लिया करो, खाली ये क्यूरियोसिटी और ये जबरदस्ती वाली कहानी, और उसे कह रहे जिम वाले से पूछ के बताऊंगा, वो क्या क्या जिम वाले से पूछ के बताऊंगा, कहना तुम्हारे क्वेश्चन ही ऐसे होते, कोई कायदे की बात पूछो यार, ऑक्सीजन का पाउडर ले आओ, चलो पाउडर लाते हैं अभी, चलो भैया ये देखो, gases possess characteristic critical temperature which depends on the magnitude of intermolecular forces between the gas. Critical temperature of ammonia and carbon dioxide are given. दोनों का critical temperature given है, एक 405 है और एक 310 है। Which of these gases first liquefy? बताओ भैया, अमोनिया और CO2, इन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर दे भी रखे, हम बिना देखे बता सकते हैं। और हमारा कंसेप्ट क्या था, जिस गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा वो पहले लिक्विफाई होगी। तो अमोनिया में ऑब्वियसली अमोनिया, वेरी गुड, तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए दैट विल लिक्विफाई।
एक क्वेश्चन इसी में दे रखा है, गैस और वेपर में क्या अंतर है। उसका आंसर क्या है कि बेसिकली बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर या अप टू द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड इट कैन बी कॉल्ड एज वेपर, क्योंकि वो लिक्विड में चेंज हो सकती है तो वो वेपर है। एंड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर इट कांट बी लिक्विफाइड, चाहे हाउ एवर द हाई प्रेशर इज अप्लाइड, तुम कितना ज्यादा प्रेशर लगा लो, मनो प्रेशर लगा लो, लेकिन उनसे भी वो लिक्विड में चेंज नहीं होने वाली है। एंड दैट इज इट इज नोन एज गैस। वो हमेशा परमानेंट गैस में ही रहेगी, तो वो वेपर नहीं कहलाएगी। तो वेपर्स आर बेसिकली दोस, वेपर भी गैसीय ही तो हैं, which can be liquefied are vapors, which can't be liquefied are gases। तो वो आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं विच इज लिक्विड स्टेट, लेकिन वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। ठीक है, अच्छा अभी मैं जा रहा हूं पढ़ाने शायद पीरियोडिक टेबल, आप 1 घंटे में एक ही रखिए। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू Thank सर। you, sir. गुड इवनिंग सर। यू आर वेलकम, बाय।